नमस्कार। आज का जो टॉपिक होगा मूल अधिकार। इससे पहले हमने संविधान के निर्माण के बारे में बता दिए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। उसके बाद आज का वीडियो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि हमने भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसका पूरा एकदम से यात्रा हमने आपको बताए थे। प्रथम संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में होता है और सच्चिदानंद सिन्हा वहां पर अध्यक्ष बनते हैं और उनको मुस्लिम लीग ने वहां पर स्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है संविधान सभा का अध्यक्ष। इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष बनते हैं और यही कारण है इसके बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाए जाते हैं। और हमने आपको बताए थे उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तो लाए जाते हैं, लेकिन इनका स्वीकृति 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मिलती है। तो इस दृष्टि से हमने देख लिए हैं संविधान सभा का कैसे एकदम से यात्रा शुरू होते हैं। फिर हमने बताए थे क्रिप्स मिशन भारत आते हैं, कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। उसके बाद जाकर के कुल 60 देशों के साथ, यानी कि 60 देशों का हमने संविधान का अवलोकन किया है। हमारे संविधान सभा में 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया है। उसके बाद उस पर 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया और फाइनली रूप से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान पूर्णतः तैयार हो गया। 24 बैठकें कुल हुई थी इस संविधान सभा में और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान तैयार हो गया। और यही कारण है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। आज जो हमारा टॉपिक होगा ये है मूल अधिकार। हमने उसमें बताए थे हमारे मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। हालांकि संविधान संशोधन करके 4 अनुसूची समाहित कर दिया गया है, जो वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची विद्यमान है हमारे संविधान में। तो उसी 22 भाग में से एक जो भाग है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको क्या कहते हैं? मूल अधिकार। अब देखिए मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार हम नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए है। दरअसल क्या है ना, संविधान कौन बनाए? भारतीयों ने बनाए, तो भारतीयों ने भारतीयों के लिए कुछ तो खास उपहार देंगे। इसीलिए संविधान का जो भाग 3 है वो भारतीय नागरिकों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, उपहार है। यानी कि अपने अधिकारों को लेकर के अगर देखा जाए तो संविधान के मूल अधिकार जो है यही हम लोगों का एक एकदम से रक्षक के रूप में काम करते हैं। अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत हम लोगों को मूल अधिकार को उल्लंघन से एकदम से प्रावधान करवाते हैं। अब कह सकते हैं मूल अधिकार वर्तमान में 6 है, जबकि पहले 7 थे। अब यहाँ पर हम 6 मूल अधिकार को देख लेंगे और 7वां मूल अधिकार कौन अभी नहीं है उनको भी हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं मूल अधिकार 6 कौन कौन है। तो पहला देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए यहाँ पर समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। और तीसरा जो होगा ये है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यहाँ पर देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 इससे संबंधित है। जबकि चौथा हो गया धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये हो गया अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। और पांचवा जो है वो है अल्पसंख्यकों के लिए। यह है अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शैक्षणिक का अधिकार। संस्कृति एवं शैक्षणिक का अधिकार, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 29 और 30। अब देखिए एक था संपत्ति का अधिकार, जो अभी वर्तमान में नहीं है। तो छठा जो हमारा होगा वो है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये जो है अनुच्छेद 32। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अनुच्छेद 30 के बाद सीधे 32 पर आ रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद जो 31 था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे मूल अधिकार से हटा करके कानूनन अधिकार में रख दिया गया है। यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, कब 1978 में इसे आर्टिकल 31 से उठा करके आर्टिकल 300 को में रख दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। तो वर्तमान में यही 6 मूल अधिकार है, जबकि 7वां मूल अधिकार कौन थे? संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 से संबंधित थे। वर्तमान में ये कानून नहीं है, ये कानूनन अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। तो चलिए हमें एक एक करके पढ़ना होगा, क्योंकि सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए, मूल अधिकार ये नागरिकों को समाहित है, नागरिकों को अपने अधिकार के लिए यहाँ पर बात करते हैं मूल अधिकार। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, संविधान निर्माता जब अंबेडकर जी से पूछा गया, आप बताइए यहाँ पर आपके संविधान के कौन सा अनुच्छेद आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने कहा अनुच्छेद जो 32 है, आर्टिकल जो 32 है, ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा है। संविधान का क्या है? आत्मा है, यानी कि हृदय है। और अब बताइए, उन्होंने कहा अगर 32 को अगर संविधान से निकाल लेंगे, समझ लीजिए संविधान का आत्मा निकल चुका है। जाहिर सी बात है, अगर शरीर से आत्मा को निकाल लेंगे तो क्या शरीर का कोई वैल्यू होगा? तब कोई वैल्यू नहीं होगा। इसीलिए अंबेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है, और यही कारण है संविधान का जो मैग्ना कार्टा है, मूल भाग 3 को कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला हम देख लेते हैं समानता का अधिकार। इसमें आप देख रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक जितने भी आप अनुच्छेद पढ़ेंगे, कहीं न कहीं वो किस पर जोर दे रहा है? समान पर, इक्वल पर जोर दे रहा है। आप देख लीजिए समानता का अधिकार, यहाँ पर हम लिख देते हैं समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको देखना है। देखिए अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता, तो देखिए आर्टिकल 14 जो कहता है, ये कहता है समानता पर अधिकार, यानी कि समानता पर जोर दिया गया है, यानी कि विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष क्या? समान। यानी आप देख लीजिए, विधि विधाता यानी कि विधान, ठीक है ना, हम विधि कौन बनाता है? विधायक का। और देखो यहाँ पर कानून, यानी कि कानून को न्यायपालिका, यानी कि विधि के समान सब क्या, विधि के अनुसार सब क्या है? समान है, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर अनुच्छेद 14 कहता है। यहाँ पर इसको अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो समझिए एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है? विधि के समक्ष क्या है? सब समान है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सब इक्वल है। यहाँ पर आप कहेंगे, देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति मान लेते हैं बी है। अगर ए व्यक्ति ने बी की हत्या कर दी, ए व्यक्ति ने बी की क्या करी है? हत्या कर रही है। तो आप बताइए यहाँ पर ए तो यहाँ पर एकदम अपराध किए हैं, बी की हत्या कर दिया है, तो ए को जो है पनिशमेंट तो मिलेगा, दंड तो मिलेगा। हो सकता है आईपीसी के सेक्शन यानी कि आईपीसी 302 के तहत इनको जो है यहाँ पर हो सकता है मौत की सजा मिल जाए। जो भी है वो अपना दंडादेश न्यायालय देखेंगे, लेकिन ये क्या किया है? हत्या कर दिया है बी को। अब देखिए ठीक इसी प्रकार कोई बड़े आदमी, मान लेते कोई बड़े व्यवसायी हैं, मान लेते अडानी जी क्या किया है? अडानी जी ने यहाँ पर बी की हत्या कर दिया है, मान लेते हैं एक किए है तो इनको तो दंड मिल गया है, चाहे वो फांसी की सजा हो या मौत की सजा हो या आजीवन कारावास हो, उनको तो सजा मिल गई है। लेकिन अब एक जगह पर कौन कर रहा है? अडानी कर रहा है, अंबानी कर रहे हैं, कोई बड़े आदमी कर रहे हैं, मान लेते हैं बी की हत्या कर दिया है। तो अब इनके साथ क्या होगा? इनके साथ वही होगा जो एक के साथ हुआ था, इनके भी साथ वही हाल होगा, ठीक है ना। यानी कि विधि के समक्ष कोई भेदभाव नहीं। लेकिन कुछ चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो अंतर है। अगर मान लेते हैं कोई राष्ट्रपति महोदय, भारतीय राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया है? इस बी की हत्या कर दिया है,
तब इनको क्या होगा, क्या इन पर भी आईपीसी सेक्शन 302 लगेगा, क्या इनको भी आजीवन कारावास होगा या मौत की सजा होगी। तो यहाँ पर आपको देखना होगा इस चीज से ये ऊपर है, यानी कि इन पर ये लागू नहीं होगा। तब तक लागू नहीं होगा जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति महोदय है, अगर उनसे कोई गलती हो गई है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को आक्रोश में आकर के इन्होंने मार दिए, गोली मार दिए और उस व्यक्ति को क्या हो गई, मौत हो गई, तो क्या इनको जेल में डाल सकते हैं, क्या इनको पनिशमेंट मिल सकती है? बिल्कुल नहीं इनको मिल सकती है। जब तक कि ये पद पर बने रहेंगे तब तक इन पर कुछ नहीं होगा। समझ लीजिए ये पूर्णतः निर्दोष है। अगर मान लेते हैं कोई आदमी जाते हैं और इनके विरुद्ध एफआईआर करवाते हैं, तो यहाँ पर दरोगा साहब क्या करेंगे, उस एफआईआर पर एफआईआर कर लेंगे, चार्जशीट लगा करके कोर्ट पहुंचा देंगे। और कोर्ट जैसे पढ़ते हैं, न्यायाधीश पढ़ते हैं, भाई देखो ये तो राष्ट्रपति महोदय है, तो दरोगा साहब कहते हैं, दरोगा साहब देखिए आप अनुच्छेद 361 नहीं पढ़े हैं, और अनुच्छेद 361 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति पर ये चीज लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, इन पर किसी भी प्रकार के इल्जाम नहीं लगाए जा सकते हैं। क्या सिर्फ राष्ट्रपति पर? बिल्कुल नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति पर नहीं, राज्यपाल महोदय पर भी। देखो राज्यपाल पर भी अगर मान लेते हैं राज्यपाल महोदय ने बी की हत्या कर दी है, तो क्या होगा, जो चीज इन लोगों को जो हत्या, इन लोगों को जो यहाँ पर पनिशमेंट मिला है, क्या वही पनिशमेंट राज्यपाल को भी मिलेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे कि राष्ट्रपति यहाँ पर हत्या किए हैं, इनको जैसे कुछ नहीं हुआ है, ठीक इसी प्रकार अगर राज्यपाल भी वही गलती दोहराए हैं, तो राज्यपाल के साथ भी कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होगा, जब तक वो पद पर बने रहते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति राज्यपाल ये दोनों इससे परे हैं। बाद बाकी जो भी आदमी किसी भी तरह का अगर घटना करते हैं, तो सभी के लिए सम्मान यहाँ पर पूरा एकदम समान रूप से प्रबंध किया गया है, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके। एक अपवाद में है राजदूत। एक राजदूत है, देख लीजिए। अब कहेंगे राजदूत क्यों? अगर मान लेते हैं इंडिया का राजदूत, क्योंकि यहाँ पर एक राजदूत दूसरे राजदूत एक दूसरे देश में रहते हैं, राजदूत मान लेते हैं, ये राजदूत कहाँ का है, मान लेते हैं अमेरिका का है, ये अमेरिका का राजदूत है, ये अमेरिका राजदूत है जो कहाँ रह रहे हैं, भारत में। और अब बताइए अमेरिका और भारत संबंध ठीक से तो चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसे आया जहां पर दोनों के बीच में संबंध गर्माहट हो गया, और यही कारण है यहाँ पर अमेरिका या इंडिया के जो आदमी होंगे वो ये चाहेंगे, देखो अमेरिकी राजदूत को यहाँ पर थोड़ा सा किसी भी चीज में हो सकता है फंसा करके इन पर इल्जाम लगाया जा सकता है, या इसी प्रकार ठीक हो सकता है अमेरिका में भी इंडियन राजदूत को यहाँ पर किसी भी तरह के इल्जाम लगा करके उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर राजदूत भी इससे क्या है, ऊपर है। तो तीन व्यक्ति आपको ध्यान में रखना होगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत। इन तीनों के अलावा सभी के लिए इक्वल यहाँ पर कानून लागू होता है। यहाँ पर इन तीनों इससे थोड़ा सा बाहर देखने को मिलता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं हमारा जो मूल अधिकार है वो सापेक्ष है। हमारा मूल अधिकार क्या है? सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब ये हुआ जो एक बार तय हो गया है वही होगा, लेकिन सापेक्ष का मतलब ये होता है थोड़ा सा माहौल देख करके चेंज कर सकते हैं। तो माहौल में क्या, तो तीन व्यक्ति के प्रति यहाँ पर चेंज हो सकते हैं आर्टिकल 14, बाद बाकी किसी पर यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो आपको सापेक्ष और निरपेक्ष में यहाँ पर अंतर देखने को मिल गया है। तो अब देखिए अनुच्छेद 14 तो यही कहता है सभी के लिए विधि एकदम से समान है। अब इससे आपको क्या निकलता है, देखो यहाँ पर तो अंबानी अडानी सब देख लिए हैं, इतने बड़े बड़े लोग। तो आप कहेंगे देखो हमारे यहाँ कानून सर्वोच्च है, व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है। तो इस दृष्टि से तो यही निकलता है कि कानून के अंदर में सब काम करता है, ना कि यहाँ पर सभी व्यक्ति अपने कानून को हाथ में ले सकते। जो पुलिस है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जितने भी है वो सारे के सारे किसके अंदर में काम करेंगे, कानून के अंदर में। अब पूरे कानून का सर्वोच्च कौन, यहाँ पर तो आप कहेंगे संविधान। इसलिए संविधान से सर्वोच्च कोई कानून नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है। अब आर्टिकल 15 देखेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 भी कहीं कहीं समानता पर जोर देता है। तो अनुच्छेद 15 देख लेते हैं। देखो समानता क्या, वो भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर निषेध का जोर देता है, जैसे कि भेदभाव क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 15 कहते हैं
देखो, जैसे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के स्थान पर, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, इसके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन अनुच्छेद रोकेगा? अनुच्छेद 15 कहता है। मान लेते कोई बच्चा यहाँ पर बिहार में पैदा हुए हैं, कोई अरुणाचल प्रदेश में, तो आप भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या जात पात या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का आप उसके साथ व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ऐसा किस अनुच्छेद के तहत रोका जा रहा है? अनुच्छेद 15 के तहत रोका जा रहा है। अब देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है? देखिए, लोक नियोजन में समानता का अधिकार। यहाँ पर इस शब्द को देखना है, लोक नियोजन। अब देखो, लोक नियोजन हम पब्लिकों के लिए यहाँ पर क्या किया है? अगर सरकार किसी भी तरह का अगर नौकरी देना चाहते हैं तो सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि देखो ये इस जात के लोग हैं, ये इस स्थान पर पैदा हुए हैं, इसका भौगोलिक एरिया उस एरिया में है, यानी कि सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और सरकार सभी के लिए समानता एकदम से यहाँ पर जोर देंगे। अगर नौकरी देना है तो सभी को इक्वल नौकरी ये देंगे। कहीं पर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो कहीं एक जगह आरक्षण है और किसी किसी को आरक्षण नहीं मिलता है, तो ये यहीं पर थोड़ा सा आरक्षण वाला भी देखने को मिलता है। तो आरक्षण पर अलग से हम बताएंगे आखिर आरक्षण क्यों यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आरक्षण को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। देखो, आरक्षण यहाँ पर है ना, आरक्षण किसी को रोक नहीं रहा आगे जाने के लिए। अगर आप देखें यहाँ पर, देखो जैसे कि समाज में सबके लोग यहाँ पर ये पहुंच गए हैं कि कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो बहुत एकदम से बेचारा अभी दबे हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा मदद देते हैं सरकार, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर छूट दे देते हैं ताकि ये भी अपना ऊपर उठे और इनको जहां जाना है ये ऊपर आराम से कर सकते हैं। इनको कोई पाबंदी नहीं है, जो नहीं आप रुके रहिए जब तक कि ये इस बराबर ना हो जाए, इनको कोई रोक टोक नहीं, इनको जहां बढ़ना है बढ़ते रहो। लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है समाज में, तो इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सरकार यहाँ पर सहायता कर देते हैं, तो उसको हम अलग से देख लेंगे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता का अधिकार। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 17 यहाँ पर क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहीं न कहीं यहाँ पर भेदभाव का क्या करता है? निषेध करता है। और भेदभाव क्या? यानी कि छुआछूत का निषेध, अस्पृश्यता का अंत। तो आप कहेंगे अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, ठीक है ना, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत पर यहाँ पर जोर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का बढ़ावा देता है या छुआछूत अभी भी मानता है तो कहीं कहीं यहाँ पर अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करते हैं, उनको दंडनीय अपराध मिल सकता है। अब देखिए, समाज में आपने एक टॉपिक पढ़े होंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वहां पर भी कहीं कहीं यहाँ छुआछूत देखने को मिलता है। हमारे समाज सुधारक जितने भी थे उन्होंने कहा बहुत सारे समाज में तो कुरीतियां है, लेकिन उसमें एक कुरीतियां ये भी है, इसका नाम क्या था? छुआछूत। हमें शीघ्र ही इसको क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छुआछूत का अंत ये अनुच्छेद 17 कहता है। और अनुच्छेद 18 देख लीजिए, यहाँ पर ये कहते हैं उपाधियों का अंत। अब देखो, उपाधियों का अंत यहाँ पर आर्टिकल 18 कहता है उपाधि। पहले बहुत ऐसे उपाधि मिलता था, जैसे देखिए महेंद्रादित्य की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि, महाराजा की उपाधि। अब देखेंगे तो बहुत सारी उपाधि था, तो कहीं न कहीं हमारे समाज को भेदभाव फिर वहां से प्रकट होता था। तो इसीलिए हमारे समाज में सब आदमी इक्वल हो, इसके लिए किसकी अंत कर दिया गया है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो अब कहेंगे क्या अभी जो मतलब पुरस्कार वगैरह मिलता है, अवार्ड सब मिलता है, जैसे कि पद्म विभूषण, ठीक है ना, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सारी क्या है? ये उपाधि है या इसको हम किस में मानेंगे? तो देखिए, ये उपाधि नहीं है, ये अवार्ड है। आप कह सकते हैं इसको जो है ये नवाजा जाता है, अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप उपाधि कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, ऐसा हम नहीं बोले हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट 1952 ईस्वी में 1954 ईस्वी में उन्होंने इस बात को तय कर दिया है कि कहा देखो ये जो मिल है ये जो है उपाधि नहीं है, ये क्या है? ये एक तरह से अवार्ड है, इसे आप उपाधि के क्षेत्र में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए ये अभी आप ले सकते हैं, और ये ऐसे नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, समाज हित में काम करना पड़ेगा, कोई विशेष आदमी कोई ये मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में इसका प्रावधान किया गया है। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में। तब तक आप इसको देख लीजिए। जय।